तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और पीछे जितना पढ़ाई हो चुका है, आई होप आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। और कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ ही रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, उस लेक्चर को उस टॉपिक को इस लेक्चर में हम लोग अपना कवर करेंगे। सो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो, ताकि जो भी हम लिखे अपने कॉपी पर अभी ही नोट डाउन कर लो। बिकॉज स्क्रीनशॉट लेकर रखते हो तो उसमें क्या होता है ना कि वो स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है, मोबाइल में ही रह जाता है। सो आप लोग कॉपी में लिखो, मैं यही कहूँगा। और इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज करके, और क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट वाइज करके। सो आप लोग को क्या करना चाहिए कि अपना कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी जान गए। पहले इसमें हम लोग प्रॉपर्टी जाने हैं तीनों का, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। एंड उसके बाद हम लोग ये जो सॉल्यूशन में कुछ टर्म आता है जैसे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग एक और चीज़ है इसमें सॉल्यूशन में, इसको हम लोग जानेंगे। देखो क्या है, ये है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी वो चीज़ है ना कि ये कि किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करना है सॉल्वेंट में, तो कितना उसका मतलब कि एबिलिटी है डिजॉल्व करने के, वही है सॉल्युबिलिटी। देखो इसको ऐसे लिख देंगे कि द सॉल्युबिलिटी substance the solubility substance is its maximum amount of solute that can be dissolved in the specified amount of solvent कि कितने मतलब उसमें अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, कितना सॉल्यूट कितना डिजॉल्व होगा, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब इसका ये डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तुम खुदे बताओ कि मान लो कि चीनी को घोल रहे हो, कितना उसमें ज़्यादा घुलेगा कितना नहीं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। मान लो कि चीनी को घोल रहे हो किसी पानी में, गिलास के पानी में, तो उसमें मान लो कि 1 किलो चीनी डाला, और क्या हुआ ना कि उसका पानी मतलब कि क्या हुआ कि उसमें 1 किलो चीनी डाले तो उसमें ज़्यादा हो गया चीनी ही। लेकिन 1 किलो चीनी को 1 गिलास पानी में मतलब तुमको घुलाना है, तो उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो वो आसानी से उसमें घुल जाएगा, और उसका पानी थोड़ा भी बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ। देखो ये डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, डिपेंड ऑन किस चीज़ पर, डिपेंड ऑन नेचर पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट। पहले का डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट का नेचर कैसा है। मान लो कि उसमें पत्थर तुम डिजॉल्व कर रहे हो तो होगा ही नहीं। और मान लो उसमें मिट्टी कर रहे हो तो वो भी टाइम लगेगा। अब वो उसमें जितना भी मतलब सब चीज़ डिजॉल्व कर रहे हो, मान लो उसमें क्या बोलते हैं उसको, चीनी डिजॉल्व कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा डिजॉल्व। ये सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करेगा, ये जो सॉल्यूट जो उसमें डिजॉल्व करेगा उसके नेचर क्या है। एंड देखो सेकंड में इसका क्या लगेंगे, जो हम अभी बताए हैं कि टेम्परेचर, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। एंड देखो एक और चीज़ पर होगा, मान लो कि इसको हम ग्लास में डिजॉल्व ना करके
हम कुकर में डिजोल्व करते हैं, उस कुकर में डालकर नीचे से प्रेशर ज़्यादा दे देते हैं, मतलब कि उसमें हीट दे रहे हैं तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो जल्दी खाना पकता है। वो कितना भी मतलब कि कठोर चीज़ हो, मतलब कड़ा चीज़ हो, जैसे कि कोई बर्तन में ऐसे डिजोल्व कर रहे हैं और एक कुकर में, तो कुकर में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको डिजोल्व करने की एबिलिटी ज़्यादा जल्दी होगी और वो जल्दी डिजोल्व करेगा, समझे ना। तो इसमें प्रेशर भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर पर भी ये डिजोल्व करेगा। तो ये मतलब कि दो चीज़ पर डिपेंड करता है, ये भी याद रखना है। और ये हुआ कि द सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस is its maximum amount of solute that can be dissolved in the specified amount of the solvent। ये डिफिनेशन हो गया, ये लिख सकते हो। और देखो इसका तो भी होगा ना, मान लो कि फॉर्मूला भी होता है, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि कितना उसमें सोल्यूट डालेंगे, कितना डालेंगे तो वो होगा सॉल्युबिलिटी उसका कितना जल्दी होगा। तो उसका सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू उसमें 100 कर देंगे तो आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा। तो इतना हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। आप लोग इसको लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो हम बच्चों आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें और कुछ टर्म है उसको हम लोग जानेंगे। आप लोग सॉल्युबिलिटी लिख लिए, हम इसको अब इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं जल्दी से। तो हाँ बच्चों, अब ये हमारा अपना कंप्लीट हो गया, सॉल्युबिलिटी भी कंप्लीट कर लिए। अब इसमें एक और चीज़ को हम लोग को देखना है, उसको भी हम लोग उसका वो भी सॉल्यूशन का ही टर्म होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होता है सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो जिसमें क्या होगा ना कि अब कोई भी मतलब वो एकदम सैचुरेशन अपना लेवल हो कर लिया है। जैसे कि तुम किसी शादी वगैरह में गए हो और खाना खा रहे हो, तो जब तुम्हारा पूरा पेट भर जाता है तो वो क्या मिठाई हो, क्या कितना भी अच्छा खाना दिखे, बट तुम्हारा अब मन नहीं करेगा। देन तुम क्या पा लिए हो, सैचुरेशन अपना खाने का जो सैचुरेशन लेवल में हो, अब तुमको कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ खाना नहीं है, कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी अच्छा हो। तो सैचुरेशन वही हुआ कि उसमें अब कोई भी मतलब कि नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व, मतलब अब उसमें कोई सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते हैं उस स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। और जो अनसैचुरेशन होता है उसमें क्या होता है कि अभी जैसे कि तुम शुरुआत में जैसे शादी में गए थे तो एकदम पूरा पेट खाली था, तो एकदम भूख लगा था, तो जो भी मिले, जो भी कितना भी कुछ चीज़ हो खाते जाओगे, तो अनसैचुरेशन लेवल है तुम्हारा अभी अनसैचुरेट। तो उसे बोल सकते हैं कि अनसैचुरेशन मतलब उसमें क्या होगा कि अभी सॉल्यूट कैन डिजोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो वही चीज़ हुआ कि उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। एक होता है यहाँ पर लिखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेशन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिखेंगे द solution in which no more solute can dissolve
dissolve in given solvent at given टेम्परेचर। देखो ये वाला तो बात तुमको सॉल्युबिलिटी पढ़ाए हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा ना कि और डिजोल्व कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर दिया गया है उसको बात कर रहा है कि वो गिवन टेम्परेचर में, और टेम्परेचर इंक्रीज करे हुए तो जो सॉलिड होता है वो भी पिघलना शुरू करता है, तो उसमें पिघलेगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा तो उसमें और डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये गिवन टेम्परेचर का हम लोग बात कर रहे हैं। ये लाइन ये जो है ना गिवन टेम्परेचर, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो ये शायद गलत भी कर सकते हैं। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो हमारा वो होगा वो गलत भी हो सकता है डिफिनेशन। और इसमें देखो क्या होगा कि अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि सॉल्यूशन इन विच कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो सॉल्यूशन इन विच जस्ट उसका अपोजिट ही है भाई, the solution in which we get the solution in which dissolve more solute in given sol at given टेम्परेचर। देखो तो ये जस्ट उसका अपोजिट है, वही है। इसमें हम लोग डिजॉल्व ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें मोर कर सकते हैं वो गिवन टेम्परेचर पर। और देखो मान लो कि हम लोग को सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है। देखो यहाँ पर सैचुरेटेड है, ये यहाँ पर लिख दिए तो समझिए। इस सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, डू यू नो? इसको हम लोग यहाँ पर हीट देंगे, हीट देंगे तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड रहेगा जो वो और अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसमें और डिजॉल्व कर सकते हैं। और जब उसको अनसैचुरेटेड से हम लोग को ये सैचुरेटेड बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। उसमें कूलिंग कर देंगे, इसको कूल करेंगे तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक ग्लास है, ग्लास को हम लोग जाकर फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि बर्फ़ जम जाता है, तो उसमें बर्फ़ जम जाता है तो स्पेस भी बहुत कम बचता है। फिर उसके बाद पूरा ग्लास भरा रहता है तो उसमें और कुछ नहीं डाल सकते हैं। सो कूलिंग करेंगे तो वो क्या होगा, सैचुरेशन लेवल ले लेगा, और उसको हीट करेंगे तो अनसैचुरेटेड रहेगा। तो इसका ये हो सकता है, तो इसको भी लिखो आप लोग, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो हाँ बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी लिख लिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाकर हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना होगा। तो अब देखो क्या इसमें ना है ना कि अब हम लोग को इसका टाइप्स पढ़ना है। मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन था इसमें ना 3 टाइप्स होता है, जैसे गैसीय सॉल्यूशन टाइप एंड एक और होता है सॉलिड सॉल्यूशन टाइप एंड लिक्विड सॉल्यूशन टाइप। तो हम लोग पहले गैसीय सॉल्यूशन टाइप देखते हैं। गैसियन सॉल्यूशन फर्स्ट, एंड ये जो सेकंड रहेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन, एंड जो थर्ड रहेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन। देखो गैसियस सॉल्यूशन इट मीन्स इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट। जैसे जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पापा होंगे, उनका सरनेम लग जाता है ना,
क्योंकि ज़्यादा उनका पावर है। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा पावर होगा, किसका, इसका सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, उसमें किसका ज़्यादा पावर रहेगा, ज़्यादा बड़ा जो उसमें रहेगा, तो ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है, सॉल्वेंट, तो इसको सॉल्वेंट बोलेंगे सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट एक प्रकार का है, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट समझ के लिखेंगे, समझे। तो पहले इसको देख लो, ये 3 टाइप हुआ, तो पहले हम लोग इसके बारे में गैसियस सॉल्यूशंस के देखते हैं। तो देखिए इसमें देखो एक तरफ बनाएंगे, क्या टेबल बनाकर समझेंगे, एक तरफ सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट, एंड एक तरफ सॉल्वेंट। तो देखो एक तरफ सॉल्यूट और एक तरफ सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट को हम लोग सॉलिड लेंगे, सॉलिड, और ये सॉलिड लिए हैं इसको, ये तो जो हमारा है क्या है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, और इसको हम लोग सॉल्वेंट हमारा जो ये गैस है, सॉल्वेंट क्या है, गैस है, गैस, यहाँ पर गैस है ना, सॉल्वेंट। तो जब इसको ये मिलता है तो ये क्या बनता है, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैम्फोर उसका एग्जाम्पल है। सॉलिड जो होता है वो गैस में रहता है, क्या होता है, गैस में। उसका एक एग्जाम्पल है कैम्फोर इन नाइट्रोजन, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। अब देखो सॉलिड का तो हो गया, अब यहाँ पर एक लिक्विड का लेंगे, लिक्विड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल आप लोग बताओ क्या होगा, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल आप लोग बताओ। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि क्लोरोफॉर्म, यहाँ लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है इन नाइट्रोजन गैस, समझे, ये एग्जाम्पल आप लोग समझ रहे हो। अब देखो, अब लिक्विड का भी हो गया, अब गैस का है बारी, गैस इन गैस को जब हम लोग गैस में मिक्स करेंगे तो क्या उसका एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर गैस भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी गैस है, हम बताए थे ना कि दोनों हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर गैस भी सॉल्यूट है एंड गैस भी सॉल्वेंट है, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग बताओ, जैसे कि O2, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस, ये हो जाएगा अपना, क्या होगा, एक टाइप हो गया। आप लोग लिखो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो, और देन इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। देन उसके बाद ये गैसियस सॉल्यूशन के बारे में जान गए, इसके बाद हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो हाँ बच्चों, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, इस बार लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पर ज़्यादा कौन सा रहेगा, सॉल्वेंट में, यहाँ पर जो गैस डाले थे तो उस टाइम, तो अब की बार लिक्विड सरकार, लिक्विड, इस बार लिक्विड डाले हैं, तो सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में डालेंगे, इसका एग्जांपल आप लोग बताओ क्या होगा, शुगर सॉलिड होता है ना, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, एंड देखो लिक्विड इन लिक्विड, तो इथेनॉल जो होता है, हम आप लोग का क्या होता है, लिक्विड होता है, इथेनॉल इन वाटर, एंड ऑक्सीजन इन वाटर, O2 भी तो रहता है वाटर में, ऑक्सीजन इन वाटर, ये अपना हो गया किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। ये भी लिख लो आप लोग, नेक्स्ट इसके बाद इसको मिटाकर सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं।
चलो आई होप आप लोग ये भी लिख लिए होंगे। देन इसको हम लोग इरेज करते हैं। इस बार किसका सरकार रहेगा? सॉलिड का। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो इस बार अब की बार, अरे सॉल्वेंट को मिट कहा गया, सॉल्वेंट, अब की बार सॉलिड का सरकार। सॉलिड 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 सॉलिड। अब देखो सॉलिड को जब हम लोग सॉलिड में डालेंगे तो क्या बनेगा? तो उसका एग्जांपल क्या होगा? देखो जैसे कि कॉपर, कॉपर या कुछ भी ले सकते हो, कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड लिख सकते हो, या फिर कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। अब ये देखो लिक्विड इन सॉलिड, तो हम लोग का एक लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड में क्या लेते हैं? लिक्विड में अमलगम, अमलगम अमागम, अमलगम एक होता है वो जो क्या होता है? लिक्विड होता है, समझे? अमलगम लिक्विड होता है, वो किस में डिजॉल्व रहता है? इन मरकरी। मरकरी सॉलिड टाइप का होता है, इसमें रहता है, समझे? डिजॉल्व लिख देते हैं यार। मरकरी। एंड देखो गैस को सॉलिड में क्या करना है? डिजॉल्व करना है। तो गैस को सॉलिड में, इसका एक एग्जांपल हो जाए जैसे कि हमारा हाइड्रोजन होता है, वो एक पैलेडियम हमारा एलिमेंट होता है, उसमें डिजॉल्व रहता है। हाइड्रोजन डिजॉल्व इन पैलेडियम। तो ये रहा अपना सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप। ये भी आप लोग लिख लो, ये लिख कर जस्ट इसके बाद इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आप लोग पहले लिख लो जल्दी से। तो हाँ बच्चों, अब आई होप आप लोग ये भी लिख लिए होंगे। देन अब इसको क्या करते हैं? हम लोग इरेज करते हैं। और एक और टर्म रह गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ना है। पहले इसको मिटा लेते हैं। और अब अपना क्या पढ़ना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन कितने अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो पता लगाते हैं कितने अमाउंट। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो उसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of solution कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। देखो इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं।
concentration of solution is the amount of solute present in the given amount of solution। तो अपना ये डिफिनेशन हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या हो गया अपना कंसंट्रेशन हो गया, समझे। और इसमें हम लोग कितना 3 फार्मूला जानेंगे, 3 फार्मूला जो कि जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक होता है देखो मास बाई मास होता है, तो इसको लिख लेते हैं पहले का मास बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या होगा कि फॉर्मूला इसका यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम लोगों का ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, सॉल्यूशन की जगह पर क्या करते हैं ना कि जो हम लोग का सॉल्वेंट वाला होता है ना वही क्वांटिटी लिख देते हैं। तो इस सॉल्यूशन का हम ये लिख लेते हैं फार्मूला, एक ये होगा एंड सेकंड में देखो उसको लिख लेते हैं। सेकंड में लिख देते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग का कैसे निकलेगा, सॉल्यूट जो सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। ये दूसरा का फॉर्मूला में लिख दिया हूँ। और देखो मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू उसमें 100 करोगे ना तो ये क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ये मास बाई मास परसेंटेज निकल जाएगा तुम्हारा, समझे। एंड देखो सेकंड इसका लिखते हैं, एक मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन हो गया एंड सेकंड जो इसका होगा कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, समझे। मास बाई वॉल्यूम होगा, एक पहले लिख लेते हैं मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का देखो इतना छोटा सा लिखते हैं, ये समझ जाना कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझे। क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आप लोग देखो यहाँ पर लिख दिए हैं तो आप लोग तो समझ जाओगे इससे, सो आप लोग इसे समझते रहना। और हम ये यहाँ पर लिख दिए हैं छोटा में, समझे। तो ये इससे कंफ्यूज मत होना हो। तो इसका होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको लिख देंगे, समझे। एंड देखो जो थर्ड एक और है, ये 2 लिख लिए। अभी तो बहुत सारे इसमें फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी एंड मोलैलिटी, बट अभी वो हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी हम लोग को बस 3-4 जानना है फार्मूला। ये तो इसको फार्मूला नहीं बोलेंगे बट हम इसे डाल दिए बिकॉज आप लोग अभी बच्चे हो, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप लोग को ये क्या होगा कि प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको डाल दिए हैं। अब ये देखो एक होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज छूट गया है ना, डाल दो परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये रहा अपना 3 फार्मूला। ये तीनों फार्मूला को क्या करना है अपन को याद रखना है। जब हम लोग क्या करेंगे
न्यूमेरिकल का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग का ये यहाँ पर हम लोग 4 फॉर्मूले लिख के आए और एक नॉर्मलिटी का लिखे हैं, नॉर्मलिटी बोल रहे हैं, और सॉल्युबिलिटी का लिखे थे, उसको आप लोग याद रखना है। बिकॉज यहाँ से 5 फार्मूला हमारा हुआ है वो अपने दिमाग में रहना चाहिए, बिकॉज उसी से हम लोग का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होगा सॉल्व होगा। आप लोग इसको लिखो और यहाँ पर अपना सॉल्यूशन का अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए, आप लोग इसको लिख लो।